हेलो स्टूडेंट, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास हम जो एक कर चुके हैं, मैंने उसमें सिर्फ डेमो क्लास दी थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या था, हमने ये सीखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे। ठीक है, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी जब ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश पीरियड जब चल रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारी डेवलपमेंट की थी जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आया था। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हमने डिस्कस की थी फ्रेंड्स। तो कल जो हमारा पहला टॉपिक था ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारी डेवलपमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए, वो डेवलपमेंट क्या थी आज हम उसको समझेंगे। फिर कल की क्लास में हम अपने आर्टिकल पे, प्रियम्बल पे, बेयर एक्ट जो है रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कंट्रोल करना। क्यों लाया गया ये एक्ट फ्रेंड्स? तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने इंटरवेन किया यानी दखल दिया किसमें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो वो भारत में ट्रेड करना चाहती थी। जब वो आई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है उसने परमिशन ली, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसमें जो है दखल दिया था, इंटरवेंशन किया था इस एक्ट के तहत, इस पे कंट्रोल करने के लिए। और गवर्नर जनरल था, उसी को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग, जो यहाँ पर मैं नाम लिख रही हूँ, वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसी एक्ट में फ्रेंड 1773 के एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन लाया गया। पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में कैलकाटा में बनाया गया, जिसमें सिर्फ 4 जजेस थे, जहां पर जो है एक इंक्लूड उसके अंदर मतलब चीफ जस्टिस को मिलाकर टोटल कितने जजेस थे, 4 जजेस थे। कहां पर, यानी अगर हमसे पूछा जाए पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब आया, तो 1774 में 1703 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में कंपनी को परमिशन मिल गई इंडिया में ट्रेड करने की। साथ ही साथ जो है क्राउन था, यानी जो ब्रिटिश क्राउन था जिसके अंडर में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको क्राउन बोलते हैं, उसका क्या हो गया, उसने सारा पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं यानी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उनकी हाल चाल को जानने के लिए उस पे किसको बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए तो उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। टोटल गवर्नमेंट पे कंट्रोल उसने खुद ने ले लिया, जो ब्रिटिश क्राउन था। और यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बनाया गया, सीओ का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, जो कॉमर्शियल अफेयर्स है यानी ट्रेड से रिलेटेड जो अफेयर्स है उन पे कंट्रोल करने के लिए। तीसरा यहाँ पर जो आया दैट इज चार्टर एक्ट 1813 आया। इस एक्ट में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जिसको यहाँ पर 1784 में ट्रेड की परमिशन दी थी, 1813 में क्या कह दिया, उसकी मोनोपोली समाप्त कर दी गई। कि मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, इसकी मोनोपोली समाप्त कर दी गई। और एक्सेप्ट चाइना ट्रेड, सिर्फ वो ये था कि चाइना में सिर्फ ट्रेड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी जगह पे और भी कंपनियां ट्रेड कर सकती हैं। और इसी एक्ट के तहत जो है क्रिश्चियन मिशनरी को भी अपने जो है रिलीजियन के प्रचार के लिए जो है यहाँ पर परमिशन दी गई इस एक्ट के तहत। उसके बाद जो ये 1833 का एक्ट है फ्रेंड्स, ये भी चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है। इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, उसकी जगह क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सिर्फ नाम चेंज किया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब पोस्ट का नाम, यहाँ पर जो है ऑफिस का नाम चेंज कर दिया गया। बंगाल की जगह क्या आ गया, इंडिया। पर्सन वही था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उस टाइम पे, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखो हमने पढ़ा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, ये जो था 1773 में था। अब हमेशा एक ही पर्सन तो नहीं रह सकता ना। फिर 1833 में क्या आ गया, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। फिर इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और यही जो है इंडिया का पहला गवर्नर जनरल, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग आ जाएगा।
यहाँ पर क्या हो गया, कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड होगी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ट्रेड की मोनोपोली खत्म कर दी गई, उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बना दिया गया। लॉ मेकिंग पावर भी मिल गई क्योंकि यहाँ पर इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया था। साथ ही साथ यहाँ पर लॉ कमीशन का प्रोविजन भी लाया गया कि एक लॉ कमीशन बनाया जाए लॉ को जो है रेगुलेट करने के लिए। इसके बाद आया हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का एक्ट। इस एक्ट में जो है ये जो मोनोपोली भी मिली थी ना चार्टर एक्ट में, इसको पूरी तरह से यहाँ पर कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया। इंडिया डायरेक्टली कहाँ आ गई, क्राउन के कंट्रोल में आ गई। पहले जो है इंडिया में जो ट्रेड होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसके कंट्रोल में रहते थे, लेकिन कंपनी का यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस खत्म कर दी गई और जो है इंडियन गवर्नमेंट थी, यानी ये जो है इंडिया जो है डायरेक्टली क्राउन के कंट्रोल में आ गया। क्राउन का मतलब है ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी जो ब्रिटिश का जो था मेन अथॉरिटी थी उसके कंट्रोल में आ गया। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया। काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना उसको और बढ़ा दिया गया। पहले तो क्या था, उसके अंदर जो ब्रिटिश के ही लोग थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही लोग थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन इस एक्ट के तहत जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, इस एक्ट के तहत जो है इंडियन को भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो भी नॉमिनेट हो सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है अभी अगले पॉइंट में समझेंगे। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का था, उसके बाद ये जो मैंने लिखे हैं सिर्फ नंबर ये ऊपर वाले ही एक्ट है, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और ये भी काउंसिल एक्ट जो है 1909। तो 1892 में क्या हुआ, काउंसिल को एनलार्ज कर दिया गया। बजट होना चाहिए इंडिया में, जैसे अब जो है हमारा बजट सिस्टम है, तो बजट सिस्टम का प्रोविजन कहाँ से आया, काउंसिल एक्ट जो है 1892 से आया। बजट का प्रोविजन लाया गया और इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन लाया गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनाए गए, मतलब जो भी पर्सन जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहता है उन्होंने अपने आप को जो है रिप्रेजेंट किया, अपने इंस्टीट्यूशन बनाए, फिर इनको चुनने के लिए यहाँ पर लोगों को जो है पावर दी गई कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद से चुन सकते हैं। इसी को ही बोला गया है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद 1909 जो काउंसिल एक्ट है, इसको जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म नाम से जाना जाता है। 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ सकता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू में आ सकता है। ये जो दोनों एक्ट है इनको जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो काउंसिल एक्ट 1909 है इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो है इलेक्टोरेट को जो है सेपरेट किया गया और मोस्ट इंपोर्टेंट मोरले मिंटो रिफॉर्म इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे जो है मुस्लिम जो थे इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है लाया गया, मतलब मुस्लिम के जो है सेपरेट इलेक्शन होंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें जो है प्रोविंसेस मतलब स्टेट में दायरची का कंसेप्ट लाया गया। दायरची का मतलब होता है ड्यूल गवर्नमेंट की, स्टेट में जो है 2 तरह की गवर्नमेंट होगी। 2 यहाँ पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर लाए गए, जैसे हम लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है 2 हाउस का प्रोविजन भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से आया। अब जो 1935 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है फ्रेम होने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे फीचर्स जो है हमने इससे लिए, लेकिन इसको हम उसके बराबर नहीं रख सकते। हाँ, इसकी रेलिवेंसी जरूर है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस टाइम पे क्या हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई। देखिए 1990 एक्ट में कहा गया है जो प्रोविंसेस है वहां पर क्या होगी, दायरची होगी, यानी ड्यूल गवर्नमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर जो है 1935 में यहाँ पर दिया गया कि दायरची जो है वो सेंटर में होगी, यानी सेंटर में भी क्या होगी, ड्यूल गवर्नमेंट होगी, एक सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ही यही है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो अपनी स्टेट के लिए खुद से डिसीजन ले पाएगी, अपनी स्टेट पर खुद से शासन कर पाएगी। और तीसरा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो तीनों लिस्ट है, जो है स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो है, ये जो है ये भी इस तीनों लिस्ट भी हमारी कहाँ से आई, 1935 के एक्ट से आई। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है, जिससे हमारा जो है इस प्लान से जो हमारा क्या आया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फ्रेमवर्क आया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फ्रेमवर्क आया था और ये जो है 1946 में आया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये क्या होती है, इसके अंदर इलेक्शन कैसा होता है, ये सारा हमने
फर्स्ट क्लास में रीड किया था। जस्ट इन डेवलपमेंट को हमने स्किप किया था क्योंकि पहले ही दिन अगर इतने सारे एक्ट पढ़ा दिए जाते तो आपको कुछ भी समझ में ना आता। ये हमारी सेकंड क्लास थी फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद जो है हम प्रियम्बल को पढ़ने वाले हैं। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उसकी सेंस है। फ्रेंड्स प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि सर्व एज इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। यानी प्रियम्बल को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन यानी परिचय बोल सकते हैं, या फिर प्रीफेस बोल सकते हैं। किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय है। इसके अंदर इट कंटेन्स, इसके अंदर समरी है एंड इसेंस है। किस चीज की, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की समरी और उसकी क्या इसेंस है, मतलब इसकी क्या महत्वता है, वो भी हमें प्रियम्बल में देखने को मिलती है। उसके बाद प्रियम्बल को ही फ्रेंड रेफर किया जाता है, किस नाम से, प्रियम्बल को ही रेफर किया जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, प्रियम्बल को कहा जाता है। उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये भी जरूरी हो जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ, किसकी डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए या फिर ह्यूमन डिग्निटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमें पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, इसेंस है। प्रियम्बल को ही सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को भी हम रीड करने वाले हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ह्यूमन डिग्निटी के लिए। अब आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये तो हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय, जो हमने प्रियम्बल के फॉर्म में पढ़ा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री है, मतलब एक मौलिक कानून है, किसका, देश का। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल, मौलिक सिद्धांतों पे प्रभाव डालता है जिसके ऊपर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री एंड रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल पे जिनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट बेस्ड है। और इसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को ही फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है फ्रेंड्स कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमने पढ़ा इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ही, ये देखिए स्टार लगा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री का सुप्रीम एंड फाइनल लॉ है, सुप्रीम एंड फाइनल लॉ है। और इसके अंदर जो है 7th, 42nd, 73rd एंड 74th ऐसी अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट तो बहुत हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेंड्स, लेकिन ये जो 4 अमेंडमेंट की यहाँ पर रेफरेंस दे रखी है, क्योंकि इससे क्या हुआ है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, इसलिए इन 4 को यहाँ पर जो है हाईलाइट किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स 42nd अमेंडमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस अमेंडमेंट से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स है, आर्टिकल है और शेड्यूल्स में भी चेंजेस हुए हैं। तो पार्ट्स जो है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट हैं फ्रेंड्स, 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल है। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आ जाइए फ्रेंड्स प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए प्रीफेस का मतलब हमने समझा था, इसको हम क्या बोलते हैं, परिचय बोलते हैं। यहाँ हमने प्रियम्बल का परिचय पढ़ा और अब हम कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय आपको करना है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, तो आपको किसको रीड करना पड़ेगा, प्रियम्बल को, क्योंकि प्रियम्बल इज सर्व एज द इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो यहाँ पर है फ्रेंड्स उसको भी ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर, इसके अंदर कुछ और लाइंस दे रखी है इसी प्रीफेस के रिगार्डिंग। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट द, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट करता है फिलोसफी, ऐसी फिलोसफी जिसके ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड है फ्रेंड्स, वही बात होगी, ऐसे प्रिंसिपल या ऐसे सिद्धांत जिन पे गवर्नमेंट बेस्ड है। और यहाँ पर दे दी फिलोसफी जिसके ऊपर जो है पॉलिटिकल सिस्टम, वही हमारी गवर्नमेंट बेस्ड है। और इसी के अंदर क्या आ जाता है, इसी के अंदर यानी प्रियम्बल के अंदर ही स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रेलिवेंसी है, क्या महत्वता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की भावना है, ये सब भी हम किसके अंदर रीड करते हैं, प्रियम्बल के अंदर रीड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर प्रियम्बल आई, दैट इज अमेरिकन कंट्री, यानी अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिस कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले प्रियम्बल का कंसेप्ट लेके आया। लेकिन इंडिया में प्रियम्बल कैसे आया, इंडियन प्रियम्बल कैसे आई, यहाँ पर देखिए 13 दिसंबर 1946 को, फाइंड इट, ये जो डेट है इसे याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये।
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, जिसके तहत जो है प्रियम्बल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया और ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पास किया था। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी डेट को लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और पास किसने किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, दैट इज कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल। यानी प्रियम्बल के कौन कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी। कहाँ से मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी? दैट इज पीपल ऑफ इंडिया से। यानी जो इंडिया के पीपल है वो ही क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को ऑथराइज करते हैं। सेकेंड, अडॉप्शन कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया? दैट डेट इज 26 नवंबर 1949। फ्रेंड्स रिमेंबर इट, क्योंकि याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो ध्यान रखिए। उसके बाद नेचर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हम जो प्रियम्बल का नेचर है दैट इज सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक एंड सेक्युलर है। ये 5 टर्म, जितना इनका छोटा नेम है फ्रेंड्स उतना ही इनके अंदर मसाला है। इनको बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझेंगे, क्योंकि एक एक टर्म का मीनिंग बहुत वाइड है। इसलिए अभी इस क्लास के अंदर इसको वाइंड अप ना करते हुए इसको नेक्स्ट क्लास के लिए हम रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव समझिए। यहाँ पर इसका क्या ऑब्जेक्ट है? इसका ऑब्जेक्ट है जो भी इंडियन पीपल है सबको जस्टिस मिले, सबको लिबर्टी मिले, आजादी मिले, सबको इक्वलिटी मिले, सबके अंदर फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना हो। ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रियम्बल है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें इतना तो समझ आ ही गया कि प्रियम्बल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सारी चीज इस प्रियम्बल के अंदर कंटेन्स है। यट हम इस फैक्ट को भी पढ़ते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया प्रियम्बल के बारे में, उनकी क्या सोच है। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है इज ए की टू अनरेवल द माइंड ऑफ द मेकर्स। यानी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उनके माइंड को अनरेवल करने के लिए, अनरेवल का मतलब होता है फ्रेंड सुलझाना, उनको सुलझाने के लिए ये जो है की है क्या चीज? प्रियम्बल। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, उसके बाद इसने कहा इट एम्बेडेड, यानी प्रियम्बल के अंदर ही क्या है? आइडियल्स है, एस्पिरेशन है किसकी? लोगों की, पीपल ऑफ इंडिया की। उसके बाद इसके अंदर इनेक्टिंग क्लॉज भी है विच ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनेक्टिंग क्लॉज भी है प्रियम्बल के अंदर, जो क्या क्या जिसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लाया। एंड लास्ट वन, एक ही बार अमेंडमेंट हुई है किसके अंदर? प्रियम्बल के अंदर, दैट इज 42nd अमेंडमेंट। दैट्स व्हाई 42nd अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब इसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी तो बहुत सारे यहाँ पर जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, क्योंकि पार्ट में, आर्टिकल में, शेड्यूल में सब चीजों को चेंज किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी जो ये लॉ की क्लासेस होने वाली है यूजीसी नेट सेंट्रिक होंगी। इसी तरीके से बोर्ड्स पर पहले नोट्स बनाए जाएंगे ताकि हमारी क्लास लेंदी ना हो और आपको कीवर्ड्स, आपको ये भी पता चल जाए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आप इसको अपने पास सेव करते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन्हीं नोट्स को रीड करके आपकी एक क्लास की रिविजन हो जाए। क्लास देखने के साथ साथ हर दिन जो है उसकी रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा, क्लास लेने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं या नहीं। उसी दिन में उसको रिवाइज कीजिए, तभी ये नोट्स जो है आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।